प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महामारी को लेकर कवायद तेज कर दी है। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए पहले से रणनीति बनाएं। उन्होंने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में आईसीयू बिस्तरों की संख्या दोगुनी करने को कहा है। इतना ही नहीं, सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यूपी के जिन जिलों में 40% से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां पर विशेष कदम उठाए जाएं। सरकार की रिपोर्ट में पाया गया कि यूपी में ऐसे 7 जिले हैं। इसमें लखनऊ, कानपुर, बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और अलीगढ़ शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया, जिसे लेकर यूपी के बड़े नेताओं में शुमार कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने कहा कि पीएम किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं। और इसके अलावा दीपक सिंह ने और भी कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी ने जो पैसे ट्रांसफर किए हैं, लक्ष्य कितने का था, लोगों को ज़रूरत कितने की है। आज फिर इस कोरोना महामारी के समय संकट काल में भी प्रधानमंत्री गांव के किसानों से, ग्रामीणों से आज भी मजाक कर रहे हैं। उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनकी मददें नहीं हो पा रही हैं। जिस तरह से राजस्थान में संवैधानिक संकट है, निश्चित रूप से दिल्ली में सत्तासीन दल के तरफ से ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी सूबे का मुख्यमंत्री अपने विधायकों को बचाने फिर रहा है और खुद सत्तासीन दल के लोग विधायक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये निंदनीय है। इस तरह के कृत्य देश में तो कभी देखने को मिले नहीं थे, जिस तरह से अब मोदी राज में देखने को मिल रहे हैं। अलग बात है, ऐसे कृत्य जो तानाशाह देश थे उनमें देखने को मिलते थे, अब मोदी राज में देश में देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मानती है हमारे चाहे शहर हों या गांव हों, देवी देवताओं की पूजा अर्चना बड़े श्रद्धा भाव से होती है। लोग भजन कीर्तन भी करते हैं, प्रसाद वितरण भी करते हैं। सरकारों का काम दूसरा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले 30 वर्षों से सपा, बसपा, भाजपा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर प्रदेशवासियों को उलझाकर सरकार चलाती आ रही है, अब उत्तर प्रदेश सवाल पूछता है कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में सरकारें कब बात करेंगी विकास की, कब ये लिस्ट लेकर बैठेंगी कि हमने सरकार में इतने अस्पताल बनाए हैं, इतने शिक्षण संस्थान बनाए हैं, इतने लोगों को रोजगार दिया है, उत्तर प्रदेश की विकास दर बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में अपराध घटे हैं। मुझे लगता है इनके कृत्यों से, जब से 30 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश बेहाल है, बदहाल है। कांग्रेस पार्टी सभी देवी देवताओं का सम्मान करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है और जिनकी जो स्वरूप हैं उनके अनुसार प्रदेश में काम करना चाहती है, प्रदेश में विकास की बात करना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार बनने पर परशुराम की भव्य मूर्ति बनवाने की बात की है, जिसे लेकर सपा प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मायावती सच में मूर्ति लगवाना चाहती हैं तो अब तक मूर्ति लग चुकी होती। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। उन्होंने जो कहा, मैं उसके जवाब में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर वो सच में लगाना चाहती, अगर सच में भाव होता, प्रेम होता, आस्था होती, विश्वास होता भगवान के श्री चरणों में, तो आज तक मूर्ति लग चुकी होती। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने मूर्तियां न लगाई हो। आप देखें, लखनऊ से लेकर के नोएडा तक किसकी मूर्तियां लगी हुई हैं। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। तो ऐसा मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि उनका जो भाव है वो सच में नहीं है, कहने की बात अलग हो सकती है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम की जयंती की घोषणा की। लोग व्रत रखते हैं, कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं, हवन पूजन पाठन करते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं। तो हमने जयंती की, भगवान की जो विष्णु भगवान के छठे स्वरूप हैं, उनका हमने पहले जयंती की घोषणा की, उस पर एक अवकाश की घोषणा की। जब बीजेपी की सरकार बनी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने कहा नहीं, ये भगवान नहीं है, ये तो महापुरुष है।
और महापुरुषों की छुट्टियां खत्म की जाए। कहा कि वो ब्राह्मणों ने कभी साथ नहीं दिया। आप मुझे बताइए, भगवान परशुराम का मैंने उदाहरण दिया, जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे एशिया का सबसे बड़ा पार्क जो आज भी लखनऊ के लंग्स का काम करता है, जो आज भी लखनऊ को सांस लेने में मदद करता है, स्वस्थ रखता है, वो जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे समाजवादियों ने बनाया। हम लोगों को मौका मिला तो हमने आप इटावा में ऑलरेडी हनुमान जी की मूर्ति लगाई, श्री कृष्ण जी की मूर्ति लगी हुई, आप जाओ दर्शन करके आइए, ऐसा नहीं है। और हम जैसे लोगों को, आप कहते हैं ब्राह्मण नहीं जाएगा, अरे हम जैसे लोग जिनको पढ़ाई लिखाई शिक्षा का रास्ते पे थे, उनको राजनीति में लाना के पढ़े लिखे अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए। हम लोगों को टिकट दिया, हमें कैबिनेट मंत्री बनाया और आज भी राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता हूं पार्टी का हम लोग। और यह सम्मान किसने दिया? माननीय अखिलेश यादव ने दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया। तो यह बिल्कुल गलत है कहना कि समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं, समाजवादी पार्टी में सबका सम्मान है। इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा माननीय मायावती जी से भी और माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनसे भी कि प्लीज, आपने पूरे देश को, समाज को जातियों में बांट दिया है, भगवान को जातियों मत बांटिए, यह मेरा निवेदन। वहीं ताज नगरी आगरा में एक ऐसा गांव है जहां पर गांव के लोग आज भी नारकीय हालात में रह रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आगरा के थाना खंदौली इलाके के गांव टरकपुर की, जहां कई सालों से गांव के लोग सड़कों पर भरे पानी में निकलने को मजबूर हैं। गांव के लोगों का कहना है कि कई सरकारें बदल गई और कई जनप्रतिनिधि बदल गए, लेकिन गांव के हालात नहीं बदले। जब भी गांव के लोग नेताओं और अधिकारियों से मामले में बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि जल्द ही आपकी समस्या को दूर कर दिया जाएगा, लेकिन सिवाय आश्वासन के गांव के लोगों को कुछ नहीं मिलता। गंदे पानी के भरे होने से गांव में बीमारी भी फैल रही है। लोग डेंगू और खतरनाक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आए दिन पानी भरा रहता है, यहाँ पानी निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। नाला बना है वो ऊंचा है और यहाँ पानी खेत वाले इधर उधर निकलने नहीं देते हैं और आए दिन पानी भरा रहता है। बहुत दूर तक रास्ता जाता है और आदमी यहाँ करके गिरते हैं रास्ता में और गाड़ी दे दे के निकलते हैं। ऐसे में मानसून का माहौल चल रहा है और ऐसे में आप लोग कैसे जीवन बसर कर रहे हैं? आप जैसे यहाँ हाईवे जाओगे तो बहुत परेशानी है। आए दिन बालक गिरते हैं, लेडीजें गिरती हैं और निकलना तो पड़ता ही है पानी में होकर के। लगभग ये समस्या कितने महीने से चल रही है? ये 3 साल से चल रही है। 3 साल से। जो विधायक हैं मौजूदा यहाँ के, क्या कुछ कहना रहता है उनका? उन्होंने कहा था मार्च में करवा देंगे, मार्च के बाद ये कह रहे हैं पैसा नहीं आ रहा है, अब कहाँ से कराएं। गाँव का नाम टरकपुर। अच्छा, कितने सालों से ये समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं? 20 साल है मेरा। 20 साल हो गए, कोई निदान नहीं हुआ अभी तक? कोई नहीं हुआ। जो नेता हैं वोट की राजनीति करते हैं, चुनाव आने पर जो बड़े बड़े कुछ नहीं करते, वो वोट जीत के भाग जाते हैं। जी हाँ, मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के, जो उनका क्या कुछ कहना? हम नहीं देखते वो आए कौन से खेती मूल्य ही। अच्छा, हाँ, वोट जीते भागे। आप लोगों ने कभी शिकायत की इस मामले में? करी जाते हैं, जो कहते हैं हाँ कर देंगे कर देंगे। या अधिकारियों से इस मामले में बात की आप लोगों ने? करी वो कहते आएंगे हमारी सुनेंगे, कोई नहीं सुनता। वहीं हापुड़ में एक 6 साल की बच्ची का अपहरण करके उसके साथ बर्बरता से रेप किया गया। 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। पुलिस ने बच्ची के परिवार और पड़ोसियों के साथ बातचीत के बाद 3 स्केच जारी किए, जो कि एक ही व्यक्ति के हो सकते हैं। जानकारी है कि बच्ची को दिल्ली से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित गढ़मुक्तेश्वर इलाके में उसके घर के सामने से अगवा किया गया था। कथित रूप से बाइक पर सवार एक व्यक्ति ने बच्ची को अगवा किया था, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बच्ची अगले दिन सुबह अपने गांव से कुछ ही दूर झाड़ियों में मिली थी। वो बेहोश थी और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालात तो स्थिर है, लेकिन खतरा जो है वह अब भी बना हुआ है। हापुड़ जिले में पिछले गुरुवार को एक 6 साल की बच्ची का अपहरण करके उसके साथ बर्बरता से रेप किया गया। 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई, जिसे लेकर सपा नेता उदयवीर सिंह ने योगी सरकार पर निशाना साधा। जवाब बन गया है उत्तर प्रदेश की सरकार और उसकी पुलिस पे कि कार्रवाई चल रही है, पुलिस प्रयास कर रही है। हापुड़ अकेला नहीं है, हापुड़ से लेके गोरखपुर तक, कानपुर से लेके इलाहाबाद तक आम जनता, गरीब पीड़ित लोगों पे अपराधी छाती पे चढ़ के नंगा नाच कर रहे हैं। उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है।
और पुलिस सुस्त बनी हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये क्षमता नहीं है कि वो गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कर दें। इसलिए सरकार को शर्म आना चाहिए और पुरानी सरकारों के अनुभव से सीखना चाहिए कि अगर पुलिस या कोई भी सरकार की स्टेट की एजेंसी काम सही नहीं कर पाती तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और जो अच्छा काम करते हैं उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। दिशाहीन, नीति विहीन सरकार है ये योगी आदित्यनाथ की। एक तरफ तो आप लॉकडाउन करते हैं, दूसरी तरफ इतने बड़े लेवल पे अधिकारियों का मूवमेंट करा रहे हैं। तय तो कर लें कि प्रदेश को आज मूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है या मिनिमम मूवमेंट की ज़रूरत है। अगर कम मूवमेंट की ज़रूरत है तो जो किसी की शिकायत है, कोई और मसला है, उनको ट्रांसफ़र करना चाहिए। मास ट्रांसफ़र का क्या मतलब है? न कोई दिशा है, न कोई नीति है, न कोई समझ है। 8-10 अधिकारी जो मिलकर मुख्यमंत्री को समझा देते हैं वो वही करने लगते हैं। इसलिए प्रदेश को कोरोना के मामले में भी गंभीर परिणाम। चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेल्थ कैंपेन चिल्ड्रन की यहां पर शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बस्ती में कानून व्यवस्था ध्वस्त होती दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ प्रदेश में अपराधियों का सफाया किया जा रहा है तो वहीं जिले में अपराधियों को पुलिस का थोड़ा भी खौफ नहीं है। सनसनीखेज मामला जिले के कलवारी थाना क्षेत्र का सामने आया, जहां पर अपने खेत में काम कर रहे अधेड़ को गांव के दबंगों ने लाठी डंडे से पीट पीट कर घटनास्थल पर ही मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं परिजनों ने बताया कि जब इस बात की सूचना मिली तो वह घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि घटना संज्ञान में है, दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोषियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। जहाँ घटना हुआ वहाँ मौके पहुँचे पैदल मोटरसाइकिल से, तो वहाँ घटना हो चुका था। उसके बाद लाद करके हम लोग 2 पहिया में ले आए घर से 4 पहिया से निगली जिला अस्पताल। क्या बताया डॉक्टर ने? स्थिति रही उनकी, ब्लड बहुत काफी गिर गया था। भी कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? ज्यादा पूर्ण तरीके से ज्यादा घायल तो यही हुए थे जिसका मृत्यु हुआ। घर में और लोगों को चोट आई है? चोट दो लोग साथ में थे, उन लोगों को आई है। अच्छा, क्या विवाद ये पहले से चल रहा था जमीन का? अभी जमीन का विवाद पूरा मुकदमा सब जीत करके फाइनल हो गया था। अच्छा, जो मारे हैं दबंग टाइप के लोग थे, मनबल टाइप के गांव के? मनबड़ ही हैं, जब उनके पास न कागज न कुछ आई है। पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और उसी का परिणाम है कि आज ये जो घटना हुई है। क्या घटना हुई है, क्या जानकारी मिली थी? घटना यह है कि राजेश यादव और इनके परिवार के लोग अपने खेत पे जा रहे थे। वो लोग घात लगाए बैठे थे, मनबड़ थे, दबंग किस्म के लोग थे, अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे। उन लोगों ने रास्ते में इनके ऊपर हमला कर दिया और पीट के मार डाला। तो कहीं ना कहीं थाना अध्यक्ष की लापरवाही भी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने हिल्ले हवाली बरती पूरे मामले में। अब कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है। क्या लगता है कि इनके थाना अध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? अब जो भी इसमें दोषी हो सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ
ANB न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद अपना उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फतेहपुर में खखरेखू थाना क्षेत्र के कोट गांव में दशकों से चला आ रहा खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। इससे तीसरी पीढ़ी के नौजवान भी अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हैं। खूनी संघर्ष में प्रधान पद की सियासत आग में घी का काम कर रही है। प्रधान की रंजिश में प्रधान पुत्र को दिन दहाड़े गांव में बने बस स्टॉप के नजदीक गोली मार दी गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित के भाई के मुताबिक पिछले साल भी जानलेवा हमला हुआ था, तब नदी में कूदकर जान बचानी पड़ी थी। गांव में मार दिए गोली। प्रधानी के इलेक्शन आ रहा 6 महीने में, वो लोग प्रत्याशी भी हैं गांव के। तो आज इलेक्शन में वो लोग आज कहाँ गए थे, कहाँ पे गोली चलाई? अरे बस स्टॉप में मेन मारे, मेन बस स्टॉप में। अच्छा, हमारे गांव के, हमारे घर से मुश्किल 200-300 मीटर दूरी में गांव में मेला हर का लगा हुआ है, उसी में जा रहे थे गांव में, थोड़ा देखें कैसे क्या चल रहा है। पुलिस भी लगी हुई है। 15 मिनट पहले एक साल पहले गोली मार चुके हैं। FIR नामजद FIR की गई थी, नदी में कूद गए थे। हमारे यहाँ ससुर खदेरी नदी है, दिन में गोली मारे थे, 5-6 लोग थे, कम से कम 20 फायर मारे थे उस दिन। तो अब उनको नाम नहीं, हमारे भाई को नाम मालूम, कुछ नाम थे, अली नाम था, कल्लू नाम था, और आजम अली कल्लू, ऐसे बहुत लोग थे, 4-5 लोग थे, सब थे। इसकी आपने पहले वाले में जो पुलिस ने फायर लगाया है, इससे पहले पुलिस को आपने इसकी शिकायत की थी? पूरा पुलिस के हाथ सीधे गए थे। उस बार ज्यादा चोट नहीं लगी थी, बोले कि आपने झूठ बोल दिया। पुलिस ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया था, हमको भगा दिया गया। FIR लिख के बाद में फायर लगा दिया। अगर पुलिस पहले कार्रवाई। जनपद फतेहपुर के कोट गांव में मोटरसाइकिल को रास्ते से हटाने की बात के विवाद को लेकर मोहम्मद सफ़ी ने मुसर्रत को गोली मार करके घायल कर दिया। घायल को जिला के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली दाहिने कंधे पर लगी हुई है, वह खतरे से बाहर है। तहरीर मिल गई है, पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। प्रमुख घटक इस कार्यक्रम के हैं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, PCV वैक्सीन का शुभारंभ, विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम। हम सब इस बात को जानते हैं कि किसी भी बच्चे का अगर बचपन स्वस्थ रहे तो उसका पूरा जीवन स्वस्थ रहता है। यानी अगर समाज और व्यक्ति के जीवन के स्वस्थ और समर्थ बनाने की परिकल्पना को हमें साकार करना है, तो बच्चे के बचपन को स्वस्थ बनाने पर हम सबको पूरा ध्यान देना होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी विशेष रूप से इस बात। वहीं बलिया में बाढ़ के पानी से कई गांव घिरे गए हैं और इससे बड़ी आबादी पर संकट मंडराने लगा है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से नाव लगाने की स्वीकृति न दिए जाने से लोगों में आक्रोश है। तबाही झेल रहे लोग खुद से ही नाव का इंतजाम कर किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। ताहिरपुर गांव में बाढ़ से परेशान लोगों ने सरकारी स्कूल में शरण ली है। बाढ़ से प्रभावित अगर लोगों की माने तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, तो वहीं डीएम की अगर माने तो बांसडीह तहसील क्षेत्र में कुल 26 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अचानक सरयू नदी के पानी के बढ़ने से कई जगह बांध में रिसाव से खतरा ज्यादा हो गया था। कितने दिनों से ये पानी आया है? 10 दिन से पानी आ रहा है। सब माल गोरू सब बुढ़ गए, भर्त पे जहाँ बचा हुआ उस पे लेके जाते हैं सब जी। तो अभी जो यहाँ पे है क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं आप लोग? ये नाव के खाली व्यवस्था हुआ है, प्रधान जी किया है। प्रधान जी किए हैं। हाँ। खाने पीने की व्यवस्था कैसे चल रही है आप लोगों की? खाने पीने के जो उधर रहता है वो बनता है, जो नहीं मिलता है वैसे ही रहता है, सब भूखे रहता है। भूखे रहते हैं। हाँ। तो ये समस्या क्या प्रशासनिक अधिकारी कभी आते हैं देखने के लिए? इधर प्रशासन तो कभी इधर आता ही नहीं है देखने के लिए।
जो आते हैं यहीं से देख के चला जाता है चट्टी पे से। उधर गांव में प्रधान एक दिन लेके गया था घुमाने के लिए। तो अभी कहाँ आप लोग रह रहे हैं अभी जहाँ जहाँ ऊंच भरती है वहीं पे रहते हैं, वो छत पे रहते हैं। स्कूल में का करी जब घर में खेत घूम गइल बा कर तो कहाँ रह जाए। ये कैसे डूब गइल बा? बाढ़ी से, बाढ़ के पानी से। हाँ। कहाँ रहते नहीं अभी आप सब? हो जाए। अभी आप कहाँ बनी जा? स्कूल में। स्कूल पढ़ते नहीं सब? अब कहाँ को ले जा रहा थोड़ा खाली गइल है। सरजू नदी का जल स्तर बढ़ा है और काफ़ी तेजी से बढ़ा है। उच्चतम जल स्तर जो हाईएस्ट फ्लड लेवल का है उसके नज़दीक पहुंच करके और अब स्टडी हुआ है और धीरे धीरे बहुत स्टडी फेज में घट रहा है, घटाव की ओर। एकाएक पानी बढ़ने से जो 98 की स्थिति थी उस प्रकार की स्थिति आ रही थी। उसमें कई सारे बंधों के कई जगहों पर रिसाव या खतरा उत्पन्न हो गया था। उसमें लगातार तहसील की और बाढ़ की टीम लगातार दिन रात काम करते हुए ऐसे स्थलों पर बचाव कर रही है, मजबूत कर रही है स्थिति। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और इलाज की समीक्षा करने के लिए सोमवार को आगरा पहुंचे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अचानक से हालत बिगड़ गई। वे सर्किट हाउस में कोविड-19 टीम के साथ बैठक कर रहे थे, तभी उनकी नाक से खून आया। तत्काल मेडिकल टीम को बुलाकर उनका इलाज शुरू किया गया। दरअसल उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आज राजकीय वायुयान से खेरिया एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वे कार के जरिए सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां आगरा प्रशासन के साथ कोविड-19 के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में वे अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को रोकने के लिए चल रहे प्रयासों और कोविड अस्पताल में मरीजों को मिल रहे इलाज की व्यवस्था को लेकर बात कर रहे थे। तभी उनकी नाक से खून आया। ये देखकर प्रशासन ने मेडिकल टीम को बुलाकर उनका सर्किट हाउस में इलाज शुरू कराया है। वहीं समाजवादी पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ने शनिवार की रात नशे में चौराहे पर जमकर हंगामा काटा और पुलिसकर्मियों के साथ भी अभद्रता की, तो वहीं शहर में आग लगाने तक की धमकी तक दे डाली। पुलिस सपा नेता को थाने लाई तो सिफारिश के जिलाध्यक्ष पहुंच गए। पुलिस ने सपा नेता को छोड़ दिया। हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, शहर के भूड़ चौराहे पर सपा के SC/ST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र जाटव शराब के ठेके पर पहुंचे तो वहां किसी के साथ उनका झगड़ा हो गया। इसके बाद वह शर्ट उतारकर हंगामा करने लगे। सूचना पर देहात कोतवाली की भूड़ चौकी पुलिस पहुंची तो सपा नेता ने पुलिस के साथ अभद्रता शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता हुआ देखकर पुलिस ने वीडियो बना लिया। वीडियो में सपा नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस शहर में आग लगा देंगे, सरकार आएगी तो पुलिस कर्मियों को देख लेंगे। पुलिस सपा नेता को थाने ले आई। पता चलने पर सपा जिलाध्यक्ष अमजद गुड्डू भी थाने पहुंच गए और इसके बाद पुलिस ने सपा नेता पुष्पेंद्र जाटव को छोड़ दिया। सांसद आजम खान के बेहद करीबी माने जाने वाले तत्कालीन CO सिटी आले हसन और अजीम नगर थाना इंचार्ज कुशलवीर महिला थाने पहुंचे, जहां SIT टीम ने दोनों के बयान को दर्ज किया। आले हसन के अधिवक्ता जुबैर अहमद का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर वह अपना बयान दर्ज करवाने आए हैं। उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है। आपको बता दें, इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ 55 से ज्यादा मुकदमे अलग अलग धाराओं में दर्ज हैं। आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने सपा सरकार में मंत्री रहे वर्तमान सांसद आजम खान को बड़ा फायदा पहुंचाया था। वहीं बलिया से एक अहम खबर सामने आई, जहां भूसा बेचने वाली महिला पर नगर मजिस्ट्रेट ने जुर्माना लगा दिया। अब उस महिला को मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का साथ मिल गया है। आनंद स्वरूप ने कहा कि गरीब व्यापारियों पर लगाए गए जुर्माने की रकम मंत्री अपने पास से वापस करेंगे। इसके लिए मंत्री ने DM और अन्य सभी अधिकारियों की मीटिंग भी बुलाई है। नवागत नगर मजिस्ट्रेट जो 5 अगस्त को ही ज्वाइन किए और 6 अगस्त को उनके द्वारा मुझे जानकारी में आया कि नगर में नगर पालिका परिषद
संयुक्त टीम ने अनेक ऐसे दुकानदारों को जो अपनी दुकान खोले हुए थे उनको उनके ऊपर चालान किया, जुर्माना लगाया और उसमें निश्चित रूप से कुछ ऐसी बातें आई हैं जो घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। शासन प्रशासन पूरी तरीके से, जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, हमारे सभी अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ ही कार्य करना है। कानून व्यवस्था को लेकर जनपद मैनपुरी में पुलिस पर आए दिन सवालिया निशान लगते रहते हैं। लूट, हत्या, दबंगई जैसे मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं। मैनपुरी पुलिस शिकंजा कसने में नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव के घर में घुसकर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके चलते पूरा परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया। थाने में तहरीर देने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को पुलिस पकड़ने में नाकाम साबित हुई है, जिसके चलते सपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है। मेरा बहुत बुरा हाल था, मेरे कपड़े सब फट गए। इसने महमूद ने मुझको मारा और इसने मेरे ये जम्पर यहाँ की सारी फट गई। और फटने के बाद में जब इसने देखा तो मेरी बेटी ने आके इसी घायलपने में मुझे बचाया। तो इसने फिर मेरी बच्ची को धक्का मारा मकसूद ने, और पैसा भी ले गया और कुंडल और नाक की वो ले गया और मेरा मोबाइल, दोनों चीज़ें ये ले गया। और इसका छोटा बेटा और बड़ा बेटा दोनों जुट के इसने, इन लोगों ने 6 लोगों ने हमको मारा। मेरी छोटी भाभी और मेरी भतीजी अगर ना आ जाती तो मेरे दोनों बच्चे मर जाते। कल रात मेरे पास सुबह फोन आया, बताया कि इस तरह हमसे जुड़ी हुई है उन्हीं बेगम जी। इनके आज कल हस्बैंड की बरसी थी, पिछले साल एक्सपायर हो गए थे। काफ़ी सीधे सज्जन है ये लोग परिवार। और क्या नाम कि इस तरह से मारपीट हो गई। जब हमने यहाँ आके जानकारी ली तो ये इन्होंने बताया कि बाहर खम्भे पर लाइट जल रही थी। तो कन्याएं वगैरह जैसे हिंदू समाज में खिलाते हैं वैसे ही यहाँ पे भी खिलाई जा रही थी। तो लाइट की वजह से कीड़े आ रहे थे, तो इन्होंने बाहर खम्भे की लाइट बंद की, इनके बड़े बेटे ने। तो उसमें जो पड़ोसी थे उन्होंने कहा लाइट क्यों बंद कर रहे हैं। इन्होंने कहा होगा कि खाना हो रहा है तो कीड़े आ रहे हैं। तो बारिश का मौसम है और लाजमी है कि कीड़े वाकई में आते हैं, और इसी बात पे इनकी मारपीट हुई होगी। और बाकी जो परिवार अंदर था। पूरे देश में रेलवे के निजीकरण के सामने आने के बाद तमाम मजदूर यूनियन संगठनों ने इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया, और इसके तहत वाराणसी के उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के बैनर तले रेल कर्मचारियों ने कैंट रेलवे स्टेशन के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से होते हुए कैंट रेलवे स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया में जमकर नारेबाजी की। जहाँ तक हमारी यूनियन है उसी क्रम में नार्दर्न रेलवे में उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन है। हम लोगों को निर्देश है कि आप सभी जो है निजीकरण, निगमीकरण, पुरानी पेंशन स्कीम और ये जो छटनी चल रही है रेलवे में कर्मचारियों की, और इसमें जो है हम लोगों को निर्देश है कि आप लोग विरोध प्रदर्शन अपना करके दर्ज कराएं। उसी क्रम में हम सभी यहाँ वाराणसी स्टेशन पर एकत्रित हुए। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।